जय हिंद। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बाबर। बाबर से जो जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उसके संबंधित हम जो जो बन रहे हैं वो देख रहे हैं। और बाबर का जो आगे का वीडियो आएगा, एक पार्ट है आज इसका, क्या केवल बाबर का। इससे जो और भी टॉपिक होंगे वो सभी हम छोटे छोटे वीडियो में बना करके आपको अपलोड करते रहेंगे। और ऐसे क्या होगा ना, छोटे छोटे वीडियो में जो आप देखिएगा तो आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और एक जैसा लोड भी नहीं पड़ेगा कि हमको इतना सारा पढ़ना है। और हमने कई किताबों को एक जगह संग्रह कर करके यहाँ पे हमने लिखा है। और हम बिल्कुल वैसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं कि केवल आया और केवल पढ़ दिया। हमने चीजों को एक कहानी के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको दिमाग को ना थोड़ी सी हल्की महसूस होगी और वो जल्दी ज्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहेंगे। तो रटना बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि किताब में उठाया डेट को रटते चला गया। देखिए, आज रटिएगा कल भूल जाइएगा। चीजों को वैसे पढ़िए, एक कहानी के थ्रू आप पढ़िए, आपको काफी ज्यादा मजे आएंगे। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप एग्जाम में आप काफी अच्छा महसूस कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन काफी बनने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट क्या करते हैं कि देखिए, आज स्टार्ट करने वाले हैं ना बाबर। आखिर बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म जो हुआ था, ये सभी लोग को पता है कि 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म होता है। और एक छोटी सी अवस्था में ही क्या होती है कि बाबर के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। और एक 11 साल का लड़का, एक जो पिताजी ने अपना साम्राज्य छोड़ करके चला गए थे, उनकी साम्राज्य पर क्या होती है, बाबर अपना बैठता है और वहां से अपना शासन स्टार्ट कर देता है। और इसकी संघर्ष वहां से ही स्टार्ट नहीं होती है। इसकी संघर्ष वहां से स्टार्ट हो जाती है कि 1501 ईस्वी में क्या होता है कि 1501 ईस्वी में सर ए पुल के क्या होता है, युद्ध होता है। उसमें उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सैवानी खां उसका नेतृत्व कर रहा था। यानी सर ए पुल के युद्ध में ही क्या होता है कि देखिए, मात्र एक 11 साल का लड़का, यानी 1494 ईस्वी में लड़का अपनी गद्दी पर बैठता है। और 7 साल के बाद यानी 1501 ईस्वी में क्या होती है कि सर ए पुल का युद्ध होता है। और सर ए पुल के युद्ध में सैवानी खां जो होता है, ये बाबर को हरा देता है। तो बाबर को हराने के पीछे रीजन क्या था कि ये जो सैवानी खां जो था ना, ये सैवानी खां तुगलमा पद्धति का उपयोग किया था। और ये वही तुगलमा पद्धति है जो बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत का जब प्रथम युद्ध होगा तो युद्ध करेगा और बाबर वहां पे क्या होता है, विजयी होता है। देखिए, आप ये खेलने की उम्र में बाबर क्या गद्दी पर बैठा हुआ है। जो 15-16 सब वर्ष के लड़के होते हैं, खेलने का उम्र होता है और उतने बड़े साम्राज्य की क्या बन चुका है, मालिक बन चुका है। क्योंकि इसके सर पे उतने बड़े साम्राज्य का ताज क्या आ चुका है। और 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में क्या होता है, इसकी करारी हार होती है, यानी शिकस्त होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक ये भी बन जाते हैं ना, क्या देखिए, पहले के वाले ट्रेंड वो बिल्कुल बदल चुके हैं कि बाबर का जन्म कब हुआ था, बाबर का मृत्यु कब हुआ था। अब वैसे बिल्कुल नहीं पूछते हैं। अब काफी ट्रेंड बदल चुके हैं जमाने, तो उस हिसाब से आपको भी बदलना पड़ेगा। परंपरागत जमाने से अगर जो पढ़ रहे हैं कि हमने स्पीडी पढ़ लिया, केवल लुसेंट पढ़ लिया, तो हम क्वेश्चन को डील कर लेंगे। देखिए, डील कर लीजिएगा, 40 से 50 क्वेश्चन ना बिल्कुल डील कर लीजिएगा, बट उससे रिजल्ट नहीं होने वाले हैं। आपको बेसिक चीज को पढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है कि एनसीईआरटी का जो बुक है ना, उससे भी हमने यहाँ पे चीजों को, जो मेन टॉपिक है ना, हमने यहाँ पे आपको बताने का कोशिश किया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है कि 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में क्या होती है, बाबर की करारी हार होती है। और उसी में क्या होता है कि सैवानी खां जो होता है, ये तुगलमा पद्धति का क्या करता है, यूज करता है और बाबर की क्या होती है, हार हो जाती है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1507 और 6 में देता है। अब 1507 ही मान कर लीजिए। इसके पिता जो थे उमर शेख मिर्जा, ये उमर शेख मिर्जा जो थे, ये पदवी धारण किए हुए थे मिर्जा का। वो पदवी की क्या कर देता है, ये बाबर 1507 ईस्वी में त्याग कर देता है और एक नया पदवी धारण करता है। वो है क्या, पादशाह का। यानी पादशाह का पदवी धारण करता है कब, 1507 ईस्वी में। ठीक है, फिर क्या होता है ना कि 1520 और 21 ईस्वी में क्या होता है कि भेरा और सियालकोट को क्या कर लेता है, ये जीत चुका होता है। देखिए, यहाँ पे 1520 और 21 ईस्वी में भेरा और सियालकोट को क्या कर लेता है, जीत लेता है। और यही भेरा के युद्ध में प्रथम बार क्या करता है, बाबर जो होता है ना, भारत में बारूद का क्या करता है, उपयोग करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, डेट तो इसका नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन ये स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा ना कि सर्वप्रथम भारत में बारूद का उपयोग किसने किया था, तो बाबर ने किया था।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ ये बाबर की कहानियां चलती आ रही है, ठीक है, और एक तरफ जो हमारे इंडिया में जो थे उससे समकालीन जो वंश थे, यहाँ पे जो सल्तनत काल चल रहा था, तो सल्तनत काल में एक लोदी वंश जो चल रहा था उसका 1517 ईस्वी में क्या होता है कि सिकंदर लोदी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी दिल्ली की गद्दी पर जो सिकंदर लोदी बैठा हुआ था, ये 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 1517 ईस्वी के बाद जो होती है उसी के खानदान का इब्राहिम लोदी क्या होता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। जब दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, और ये यही इब्राहिम लोदी जो है इसका क्या है, रिश्तेदार है दौलत खां लोदी। वो कहाँ है, पंजाब का क्या है, गवर्नर है। चीजों को समझिएगा अच्छे से, ठीक है। यही इब्राहिम खां लोदी जो है, यानी पूरा साम्राज्य अभी इब्राहिम खां लोदी के अंडर में आ रहा है, ठीक है। और यही इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार है, पंजाब में गवर्नर बना करके इनको भेजा गया है। लेकिन ये दोनों के बीच में जो रिश्ते जो है ना, ये ठीक नहीं चल रहे हैं। दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं ठीक नहीं चल रहे हैं। इब्राहिम लोदी ने दौलत खां लोदी को बोला कि आप दिल्ली आकर के हमसे मिलो, लेकिन जब रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, दौलत खां लोदी ने इब्राहिम लोदी की बात को नहीं माना और दिल्ली नहीं आया। क्यों कि दौलत खां लोदी जो था ये दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता था, या आपने जो इसके भाई थे उसको दिल्ली की गद्दी पर क्या करना चाहता था, बैठाना चाहता था। यानी साफ साफ शब्दों में कह दे तो इब्राहिम लोदी को दिल्ली की गद्दी से हटाना चाहता था। कौन चाहता था, तो यही पंजाब का जो उस टाइम का गवर्नर था, कौन, दौलत खां लोदी। अब ये क्या करता है कि दौलत खां लोदी का बेटा है दिलावर खां। दौलत खां लोदी का जो बेटा है दिलावर खां, ये बाबर के पास संदेश भिजवाता है। संदेश क्या भिजवाता है कि आप जो है ना दिल्ली में जो ये इब्राहिम लोदी है ना उसे हटाने में आप हमारी मदद करें। कौन बोल रहा है, ये यही बोल रहा है, दौलत खां लोदी बोल रहा है, अपना बेटा के थ्रू बाबर के पास संदेश भिजवाया है, ठीक है। अब क्या होती है कि कुछ ही समय के बाद जो होती है ना, ये मेवाड़ के शासक, यहाँ पे जो राजस्थान के जो कुछ क्षेत्र हैं वहां पे मेवाड़ के शासक राणा सांगा जो है, ये राणा सांगा का भी संदेश बाबर के पास जाता है और कहता है कि हम आपको क्या करेंगे कि दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने में क्या करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। ये कौन बोलता है, ये राणा सांगा बोलता है। अब देखिए इधर से दिलावर खां भी चला गया था किसके पास में, बाबर के पास में। यहां से कौन चला गया है, राणा सांगा का भी संदेश चला गया है। अब बाबर सोचता है कि यही मौका है इंडिया पे आक्रमण करने का, इंडिया पे आक्रमण करने का, ठीक है। तो इंडिया पे यही आक्रमण करने का मौका है। तो इसी सिलसिले में क्या होती है कि सिंधु नदी को पार कर करके मात्र 12,000 का सैनिक लेकर के ये क्या होता है कि ये दिल्ली पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। और दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। और वही जो युद्ध होती है 1526 ईस्वी में, पानीपत का प्रथम युद्ध जो सभी कोई जानते हैं, यही बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है 1526 ईस्वी में। किसमें का, पानीपत में होता है। पानीपत एक हरियाणा में जगह का स्थान है, उसका नाम है पानीपत, ठीक है। ये वहीं पे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध होता है। और उसमें क्या होते हैं कि इब्राहिम लोदी प्रथम ऐसा सुल्तान था जो अपने मैदान में ही क्या होती है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। यानी यहां से एक क्वेश्चन बहुत अच्छे ये बन जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था जो मैदान में ही क्या हो जाता है, मारा जाता है। तो ये वही है, कौन, ये इब्राहिम लोदी है जो मैदान में क्या हो जाता है, मारा जाता है। अब देखिएगा, और इसमें पानीपत के प्रथम युद्ध में ही क्या होता है, इसमें तोप का भी प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, तो तोप का प्रयोग होता है। और जो तुगलमा पद्धति जो सैबानी खान ने यूज किया था ना 1501 ईस्वी में सर पुल के युद्ध में, यही तुगलमा पद्धति का योग कौन करता है, प्रयोग बाबर करता है। और बाबर इसमें क्या होता है, विजयी हो जाता है। अब देखिएगा, एक छोटे से उम्र से यहां से बैठ करके आया, यहाँ पे इसका झटका लगा, सरे पुल के युद्ध में इसको झटका लगा। देखिए बाबर एक कितना साहसी है। सबसे पहले हम लोगों को ये सीखना है कि साहसी कितना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ना अपने जिंदगी में साहसी बनकर के रहना पड़ेगा। अब क्या होता है देखिएगा, फिर उसके बाद खानवा का युद्ध होता है। तो खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। तो खानवा का युद्ध होने का रीजन क्या था,
इसके पहले जो हम रीजन को समझ लेते हैं, तो रीजन में क्या था ना कि ये जैसे में अभी हमने देखा कि ये राणा सांगा जो है, ये राणा सांगा बाबर के पास में संदेश भिजवा चुका था। क्या भिजवा चुका था कि आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए और हम आपको क्या करेंगे, युद्ध में सहायता करेंगे। लेकिन क्या होती है कि जब बाबर दिल्ली और आगरा के युद्ध में व्यस्त था, तो राणा सांगा ने किसी भी प्रकार का कोई मदद नहीं किया। ऐसा कौन बोल रहा है? बाबर बोल रहा है कि जो राणा सांगा जो है, जो मदद किया, बोला था, संधि हुआ था कि आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, हम आपको क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो यही मदद नहीं करता है कौन? राणा सांगा, उस समय मेवाड़ का राजा था। अब इसी संधि को वो उल्लंघन मानता है। कौन? बाबर मान रहा है। बाबर कह रहा है कि तुमने संधि का उल्लंघन किया है, और यही संधि के उल्लंघन का आरोप लगा करके मेवाड़ के राजा राणा सांगा के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देता है। और 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध होता है, जिसमें खानवा का युद्ध के नाम से उसे क्या जाना जाता है। और इसी में सबसे पहले क्या होती है कि जिहादियों का नारा देता है। ये जिहादियों का नारा कौन देता है, यानी काफिरों को मारो, ये नारा कौन दे रहा है? ये वही नारा दे रहा है, बाबर दे रहा है। उसमें अपने सैनिकों में, मुसलमानों में ये जोश भरने के लिए दिया जा रहा है। क्या उसमें देखिए कितना कई तरीकों से ना ये अपने युद्ध को एक जगह केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है। उसने क्या किया कि जितने भी उसने शराब के भट्टिये थे ना, वो सभी को तोड़ दिया बाबर, सिर्फ युद्ध जीतने के लिए। और उसी युद्ध में क्या होती है कि ये गाजी का जो उपाधि लेता है ये बाबर, ये खानवा का युद्ध में ही लेता है। इसमें किसमें? ये खानवा का युद्ध होता है जिसमें बाबर क्या करता है, गाजी का उपाधि लेता है, और जिहादियों को मारो यानी काफिरों को मारो, जिहादी का उपाधि भी इसी में लेता है, खानवा का युद्ध में। अभी देखिएगा पानीपत को भी जीत लिया है। ये कौन जीत लिया है? तो बाबर पानीपत को भी जीत लिया है। खानवा का युद्ध भी क्या होता है, ये जीत चुका है। कौन जीत चुका है? बाबर जीत चुका है। तो पानीपत का युद्ध हुआ था कब? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। फिर पानीपत के बाद कौन सा युद्ध होता है? तो खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध देखिए चीजों को, जैसे में क्या होते हैं ना, कुछ बच्चे सिर्फ रटते हैं, रटने से कुछ नहीं होगा। आप चीजों को समझिए, आपको कंसेप्ट पूरी बिल्कुल पानी की तरह आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जब 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हो जाता है, अब अभी आपने देखा कि युद्ध का रीजन क्या था जो। फिर उसके बाद क्या होती है कि जब हो जाता है तो उसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध होने का रीजन क्या है कि चंदेरी के शासक जो थे मेदिनी राय, वो क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। तो बाबा सोचा कि इसे भी हम क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं। तो चंदेरी का युद्ध होता है। फिर अगले ही साल, देखिए सब जो युद्ध हो रहे हैं ना, एक एक साल के बाद हो रहे हैं, यानी समझिए कि 4 लगातार बाबर ना युद्ध जीत रहा है। ये कितना बड़ा काम है। और वो अपना सल्तनत, अपना मुगल साम्राज्य क्या करता है, स्थापित कर चुका है 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध जीतने के साथ ही। समझिए कि 4 लगातार युद्ध जीतना कितना साहसी काम है, यही दिखाता है। अब देखिएगा क्या होता है कि 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के और बाबर के बीच में चंदेरी का युद्ध होता है, और इसमें मेदिनी राय की क्या होती है, हार होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे में घाघरा का युद्ध होता है अगले वर्ष घाघरा का युद्ध होने का रीजन क्या था ना कि उस समय अफगान जो थे ना, अफगान को सोचा कि एक तो मेरा दुश्मन अब अफगान ही बचा हुआ है, बाकी सब हमने दुश्मन को तो लपेट दिया। ठीक है, अब मेरा एक ही दुश्मन बचा हुआ है, वह कौन? अफगान है। तो इसने सोचा कि अफगान को भी क्या कर देते हैं, हम लपेट देते हैं। तो यही 1529 ईस्वी में क्या होता है, अफगान के बीच और ये बाबर के बीच में क्या का युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध होता है, और इसे भी क्या कर देता है, हरा देता है। तो देखिएगा ये सभी युद्ध में होते हैं ना क्या कि ये बाबर सब युद्ध में विजयी होता है। ठीक है, ये सभी युद्ध में जीत जाता है, और यही 1526 ईस्वी में जीतने के बाद ही मुगल साम्राज्य का क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। अब एक चीज यहाँ पे ये आ जाते ना है कि कभी कभी अगर आपको मुगल वंश ना दे करके कोई और वंश दे दे, तो देख लीजिए क्या कि इसे एक तैमूरियन वंश भी कहा जाता है। कौन सा वंश कहा जाता है? तैमूरियन वंश कहा जाता है, क्योंकि इसके पिता जो थे ना, ये तैमूर से थे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तिमूरियन वंश कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है,
अब क्या था ना इसमें कि इसने क्या किया था कि विशाल तोपखाना का क्या किया, इसी में क्या किया था, ये यूज भी कर चुका था, जो अभी हमने बता चुका है। अब क्या हुआ कि तोपखाना का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि इसने बाबर ने प्रथम बार ही तोप का उपयोग किया था। तो तोप का उपयोग किया था यानी उसी समय तोप का जो नेतृत्व कर रहा था, उन नेतृत्व को भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो उस समय तोप का उपयोग कौन कर रहा था, उसका मेन मालिक कौन था, तो उस्ताद अली कुली खां था। कौन था, उस्ताद अली कुली था। ठीक है, यहां तक तो अभी चीज को दिक्कत नहीं है। और जो बंदूकचियों का था यानी बंदूक का जो नेतृत्व कर रहा था, वो कौन था, मुस्तफा था। ठीक है, यानी देखिए अगर इस दोनों में हमें पता है बच्चे कहां पे कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम ना चीजों को रिलेट करके हम आपको बताते हैं। देखिए उस्ताद, उस्ताद कौन रहता है, जो कोई भी चीज को आसानी से काम कर दे, यानी बड़े बड़े काम को। तो आप यहाँ पे खुद देखिएगा कि बंदूक से तो ज्यादा बड़ा है तोप, तो तोप चलाने में उस्ताद है। बस इसी देखिए कंफ्यूज हमें पता है कि बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। हम इसीलिए ना ये नहीं किए कि आ करके यहाँ पे हमने पढ़ दिया, लिखा हुआ है, चलो देखो भाई आगे बढ़ो। भैया अगर वैसे करना रहता ना तो आप घर पे खुद भी कर सकते हैं, वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा फिर उसके पास बंदूकचियों का नेतृत्व कौन कर रहा है, मुस्तफा कमाल पाशा कर रहा है। अच्छा, अब क्या होता ना है कि बाबर के जो कुछ जो बुक लिखे थे ना, ये बुक बहुत फेमस था। बाबर ने अपना एक बुक लिखा था, वो बुक क्या था, वो बुक का नाम था ही बाबरनामा। बाबर ने एक बुक लिखा, वो बुक का नाम क्या था, बाबरनामा नाम था। अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो पूछ दिए जाएंगे ना कि ये बाबरनामा जो बुक लिखा गया था, तो उसकी भाषा कैसी थी, तो उसकी भाषा जो थी तुर्की थी। ध्यान दीजिएगा, ये बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, अभी तो याद रहेगा लेकिन वहां पे कंफ्यूज कर जाते हैं। फारसी या तुर्की देगा ना तो वहां पे दिमाग घूम जाता है, एग्जाम का प्रेशर कुछ और होता है। ठीक है ना, आप चीजों को अगर पढ़ते हैं ना तो दिमाग में हमेशा ये करके पढ़िए ना कि हम ना एग्जाम में बैठे हुए हैं और हमें एग्जाम में डील करना है। एग्जाम में कैसे डील करेंगे, अभी तो किसी तरह रट करके याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में वही क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये जोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होता है, ये फारसी नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये बाबर का अपनी मातृभाषा है तुर्की। ठीक है, ये मातृभाषा है। इसी भाषा में क्या होता है कि बाबर ने अपना एक बुक लिखता है, वो क्या, बाबरनामा लिखता है। ठीक है, अब क्या होता है कि यही बाबरनामा का जो तुर्की भाषा में लिखा गया है, तो उसका फारसी में अकबर क्या होता है, यानी इसके पोता, यानी हुमायूं का बेटा, जो आगे आगे पढ़ने के लिए हम लोग को मिलेगा। अब ये क्या करता है कि अब्दुल रहीम खाने खाना जो है, ये फारसी में इसको क्या कर देता है, बाबरनामा का अनुवाद कर देता है। किसके कहने पर, ये अकबर के कहने पर, यानी बाबर का पोता जो होगा, आगे आएगा वो चीज, उसके कहने पर बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कौन करता है, तो अब्दुल रहीम खाने खाना करता है। देखिएगा यहां तक आप ये दोनों जो हमने बताया ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसीलिए इसमें हमने ज्यादा चीजों, देखिए पढ़ना तो काफी कुछ है, लेकिन हम वही चीज को पढ़ेंगे जिससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, और भी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और हमें पीएचडी सबका नहीं करना, लेकिन हाँ अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप चीजों को वहां पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर करके भी आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क कर करके आप बढ़ सकते हैं, चीजों को रटने से बिल्कुल नहीं होगा। अगर किन्हीं को लगता है कि हम रट करके ये कर लेंगे तो आप काफी भ्रम में जी रहे हैं। चीजों को समझिए, काफी ट्रेंड हो चुके हैं जमाने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने पूरी तरह से सब बता दिया। और एक क्या था कि इनका पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। ये तो खैर ऐसे भी चीज है, किताब में आपको वैसे भी मिल जाता है, लेकिन हमने सभी चीज को यहाँ पे बताने का पूरा कोशिश किया है और सभी चीज को बता दिया है। और एक चीज क्या बचा है हुआ है कि इसने एक चार बाग का निर्माण, यानी एक जो बाग होता ना है, ये बाग को बनाने का निर्माण किया, यानी बाग बनाने की जो परंपरा की शुरुआत किया, तो ये किसने किया, तो यही बाबर ने किया। ठीक है, उसका कौन सा विधि था, ज्यामितीय विधि से इसने बनाने का उपयोग करता है। ठीक है, ये कौन करता है, बाबर ही करता है। उगड़ी से इसको क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये बाबर से जितने भी चीज थे ना, और 1530 ईस्वी में क्या होता है कि बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1530 ईस्वी में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके बाद इसका बेटा हुमायूं बनता है।